प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समास टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। समास परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक मेल समास कहलाता है। यदि हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला देते हैं और उनसे कोई अर्थ भी निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में हम उसे समास कहेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक मेल समास कहलाता है। उदाहरण से देखते हैं। एक शब्द था राजा और दूसरा शब्द था माता। हमने इन दोनों को मिला दिया, बन गया राजमाता। जब दो या अधिक शब्दों को मिलाकर के हम समास बना देते हैं तो यह सामासिक पद कहलाता है। जैसे राजमाता है तो यह एक सामासिक पद है। थोड़ा सा हम यहाँ पद और शब्द में अंतर भी देख लेते हैं कि जब वर्णों के मेल से हम कोई शब्द बना देते हैं, अगर वह अकेला है तो फिर ऐसी स्थिति में शब्द ही कहलाता है, और जब उसी शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वह शब्द ही पद कहलाता है। तो सामासिक पद है राजमाता। इसमें दो शब्द हैं, राजा और माता। जो पहला शब्द होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं और जो दूसरा शब्द होता है उसे हम द्वितीय पद कहते हैं या उत्तर पद भी कहा जाता है। द्वितीय पद को हम उत्तर पद भी कह सकते हैं। समास के भेद हैं छह प्रकार के समास होते हैं। इन 6 भेदों में सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास। नाम से पता चल रहा है अव्यय। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो खर्च नहीं हो, जो परिवर्तित नहीं हो, जैसा है वैसा ही रहे। तो अव्ययी भाव समास परिभाषा में देखें, प्रथम पद अव्यय होता है। जो सामासिक पद है उसको हम देखें तो प्रथम पद हमें अव्यय नजर आए। अव्यय को हम अविकारी भी कह सकते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं कि जब कोई ऐसा सामासिक पद हमारे सामने आ जाए जिसमें प्रथम पद अव्यय हो, अर्थात अविकारी शब्द हो, या फिर हम कह सकते हैं कोई उपसर्ग लगा हो, क्योंकि उपसर्ग से हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम जाने कि जब कोई सामासिक पद हो उसमें कोई उपसर्ग लगा हुआ हो और द्वितीय पद गौण हो, दूसरे पद का कोई विशेष महत्व यहाँ पर नहीं होगा, प्रथम पद प्रधान होगा और वह एक अव्यय पद होगा। अव्यय का अर्थ अविकारी या उपसर्ग से हम लगा सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसा सामासिक पद दिखाई दे जिसमें प्रथम पद कोई अव्यय हो, प्रथम पद कोई उपसर्ग हो, अगर हमें उपसर्ग लगा हुआ दिखाई दे तो तुरंत समझ जाएंगे यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। परिभाषा भी यही है कि जब किसी सामासिक पद में प्रथम पद तो अव्यय हो और द्वितीय पद उसका गौण हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और हमारी पहचान के लिए हम समझ सकते हैं कि जब कोई ऐसा सामासिक पद हमारे सामने आ जाए जिसमें प्रथम पद कोई ना कोई अव्यय पद हो या उपसर्ग हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा, हम पहचान सकते हैं। और इसके समास विग्रह का कोई निश्चित नियम ही नहीं होता है। आगे हम पढ़ेंगे। और समास में बिल्कुल फिक्स होता है कि आप इस समास में समास विग्रह करते समय इन चीज़ों का उपयोग करें, प्रयोग करें। लेकिन अव्ययी भाव समास इतना आसान है
कि इसकी पहचान भी सबसे सरल है। शुरू में कोई उपसर्ग आपको नजर आ जाएगा और समास विग्रह का भी कोई निश्चित नियम नहीं है। आप जिस तरह से संभव हो समास विग्रह कर सकते हैं। जैसे आजीवन, आमरण, प्रतिपल, यथा संभव, बेमन, ये उदाहरण है। इन सभी सामासिक पदों में हम देखें तो आ, प्रति, यथा और बे उपसर्ग लगे हुए हैं। सभी सामासिक पदों में हम देखते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग है और उपसर्ग आते ही हम पहचान गए कि अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के लिए हम देखते हैं कि इन 5 उदाहरणों का समास विग्रह क्या होना चाहिए। आजीवन, आसानी से हम इसके भाव को समझ सकते हैं। जीवन भर, आजीवन, जीवन भर। कई बार हमने सुना भी है कि आजीवन कारावास हो गई। इसका अर्थ हुआ कि जब तक वह जीवित रहेगा तब तक कारावास में ही रहना होगा। तो आजीवन यानी जीवन भर, ये इसका समास विग्रह हो गया। आमरण, मृत्यु पर्यंत, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो तब तक। प्रतिपल, जब भी प्रति का एग्जाम्पल आ जाए तो हमें द्वितीय पद को या उत्तर पद को 2 बार लिख देना होता है। पल, पल, इस तरह से समास विग्रह करें। प्रति का जब भी एग्जाम्पल आ जाए तो हमें द्वितीय पद को 2 बार लिख देना होता है। प्रतिदिन, तो वहां हो जाएगा दिन, दिन। प्रति क्षण, तो वहां हो जाएगा क्षण, क्षण। यथा संभव, समास विग्रह होगा संभावना के अनुसार। यथा संभव, संभावना के अनुसार। यथा जब भी आए तो अनुसार लिखना पड़ेगा। किस तरह से? यथा शक्ति आ जाए तो शक्ति के अनुसार, यथा सामर्थ्य आ जाए तो सामर्थ्य के अनुसार। बेमन, बिना मन के, बेमन, बिना मन के। तो हम देखें कि समास विग्रह अलग अलग प्रकार से हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि समास विग्रह का यहाँ कोई निश्चित नियम नहीं होता है। जैसा पद आ जाए उसके अनुसार हम उसका समास विग्रह कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा उदाहरण भी आ जाता है, हाथों हाथ। एक तरह का पद 2 बार लिखा आ जाता है तो समास विग्रह होगा हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, रातों रात, रात ही रात में। इस तरह से समास विग्रह कर सकते हैं। तो पहली पहचान तो ये थी कि कोई ना कोई उपसर्ग अगर हमें लगा दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे अव्ययी भाव समास है। और कई बार ऐसा एग्जाम्पल भी आ जाता है कि एक जैसा ही पद 2 बार लिखा दिखाई दे तो भी हम समझ जाएंगे कि वहाँ अव्ययी भाव समास है और इस तरह से समास विग्रह हम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। परिभाषा हम देखते हैं, जब किसी समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक के चिन्ह छिपे रहते हैं, तो हम कह सकते हैं वहाँ तत्पुरुष समास है। और जब समास विग्रह करेंगे तो जो कारक का चिन्ह उस सामासिक पद में छिपा हुआ है वह कारक का चिन्ह बाहर निकल के आ जाएगा, कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है। समास विग्रह जब भी करें तो कारक के चिन्ह का प्रयोग होगा, अर्थात कोई ना कोई कारक का चिन्ह उस सामासिक पद में से प्रकट होना चाहिए, निकलना चाहिए। कुछ उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। ग्राम
गत, समास विग्रह होगा ग्राम को गत या गया हुआ। इसमें हम देखें तो समास विग्रह करने पर को कारक का चिह्न निकल के आया है, और हम जानते हैं कि को जो चिह्न है वो कर्म कारक का होता है। कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। तत्पुरुष समास तो है, लेकिन जिस कर्ता का चिह्न निकल के आता है तत्पुरुष समास से पहले हम उस कारक का नाम भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ को चिह्न है, कर्म कारक का है, तो हमने लिख दिया कर्म तत्पुरुष। इसके बाद देश निकाला, समास विग्रह होगा देश से निकाला। यहां से कारक का चिह्न निकल के आया है। से दो जगह होता है, एक करण से और एक अपादान से। दो कारक ऐसे हैं जिनका चिह्न से होता है। अब हमें ये पहचानना होता है कि ये जो से है वो करण कारक का है या अपादान कारक का है। तो हम ये जानते हैं कि कर्ण कारक का जो से होता है वो जोड़ने के लिए, संबंध बनाने के लिए, संपर्क में रहने के लिए होता है, और अपादान कारक का से होता है वो पृथक्करण के लिए होता है, दूर जाने के लिए होता है, संबंध विच्छेद के लिए होता है। तो यहाँ पर हम देखें किसी को देश से निकाला गया है तो देश से उसका संबंध विच्छेद हो रहा है, वो पृथक हो रहा है, वो दूर हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो से है वो अपादान कारक का चिह्न है। तो यहाँ अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। रेखांकित, रेखा से अंकित, यहां भी से चिह्न आया है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी पद को, शब्द को यदि हम रेखांकित करते हैं तो रेखा उसके पास लगानी होती है, मेल होता है, संबंध बता रहा है, पास में वो रेखा डाली जाती है, लगाई जाती है। इसलिए पास या निकट का संबंध इस से हमें हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ करण कारक होगा, तो करण तत्पुरुष। अन्य उदाहरण है हवन सामग्री, समास विग्रह होगा हवन के लिए सामग्री। हवन का मतलब होता है जलाना। हवन के लिए जो सामग्री है उसको हम हवन सामग्री कहेंगे। के लिए, यहाँ चिह्न निकल के आया है के लिए, तो के लिए हम जानते हैं संप्रदान। संप्रदान कारक का चिह्न होता है के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे। इसी तरह गजारूढ़, गज पर आरूढ़, पर चिह्न निकल के आया, अधिकरण कारक का चिह्न है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष होगा। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अब यहां फिर से आ गया है, लेकिन हम देखते हैं कि रोग से मुक्त हो गया, रोग से छुटकारा मिल गया है, रोग से मुक्ति हो गई है, रोग से हम बिल्कुल अलग हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, तो यहाँ अपादान कारक ही होगा, अपादान तत्पुरुष। आप बीती, आप पर बीती, फिर पर आ गया,
अधिकरण तत्पुरुष होगा। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि जब किसी सामासिक पद का हम विग्रह करें और विग्रह करने पर कोई कारक का चिन्ह निकल के आता है तो हम पहचान जाते हैं यहाँ तत्पुरुष समास है। और जिस कारक का चिन्ह होता है उसी कारक का चिन्ह, उसी कारक का नाम हम तत्पुरुष समास से पहले लिख देते हैं। इस तरह से हम तत्पुरुष समास को पहचान भी सकते हैं और समास विग्रह भी कर सकते हैं।